हेलो स्टूडेंट्स, आई वार्मली वेलकम यू इन दिस क्लास। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम तीनों सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो तीन सेट जो हम सॉल्व करेंगे वो हैं 31-1, 31-1, 2, 31-1-3। यहाँ पे हम ये तीनों सेट सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के इस सिंगल क्लास में। फॉर मोर PYQ सब्सक्राइब टू एकेडमिक सब चैनल। नाउ बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। अगला क्वेश्चन है, एज यू नो जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ डिकम्पोजिशन में हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाते हैं। तो इसमें हमको मास रेशियो पूछा गया है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो इसमें पहले देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितनी होती है। सो वाटर मॉलिक्यूल जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जिसको मैं बैलेंस करूं तो कुछ इक्वेशन मेरी ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ पर जब दो मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के टूटते हैं तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हाइड्रोजन गैस के एंड एक मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन गैस का। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के टोटल एटम हो गए 4 और ऑक्सीजन के टोटल एटम है 2। हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 4 एटम का मास हो जाएगा 4। वहीं ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो इसका मास हो जाएगा 32। तो इसका हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो आता है 1:8। इट मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 1:8 में लिबरेट होगी। आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आप यहाँ पे 8:1 टिक नहीं करेंगे। अगर आप 8:1 टिक करते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो है। सेकंड क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में बर्न करने पर हमारे ये प्रोडक्ट बनते हैं। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस MgO। वहीं एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इट गिव्स Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Al2O3 एंड MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टेबल में हमको 4 सॉल्यूशंस के pH वैल्यूज दी गई है pH स्केल पर। तो ये हमारा A है, ये B है, C एंड दिस इज D। हमें इसमें बताना है कि ABCD सॉल्यूशन यहाँ पर है क्या। तो D का यहाँ पर pH 3 है। सो आप लोगों को पता होगा अगर किसी का pH लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होगा। वहीं अगर उसका pH इक्वल टू 7 होता है तो उसका नेचर न्यूट्रल होगा। इफ उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है तो वो बेसिक होगा। D का pH 3 है, इट मींस लेस देन 7, सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन D में ही हमको पता चल गया है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। लाइक A हमारा वीक एसिड होगा, यस pH 7 न्यूट्रल होता है, सो B हमारा न्यूट्रल होगा। जो हमारा C है इसका pH 13 है, इट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिएक्शन को आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, देन आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देना है। डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ। दूसरा बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, लाइक पहला बोल रहा है सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, HCl इज एसिड, NaOH इज अ बेस। तो ये रिएक्ट करेंगे तो हमें हमेशा तो इनके रिएक्ट करने पे हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, वहीं जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। यहाँ पे MgO अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर देगा। CO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। सो एसिड एंड बेस रिएक्ट करके यहाँ पे भी हमें सॉल्ट एंड वाटर देंगे। सो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। वही ऑप्शन में बोला हुआ न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म्ड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म नहीं होने वाला बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl यहाँ पे डाइल्यूट है एंड बाकी ऑप्शंस में भी ऐसा ही होने वाला है। आपको सेकंड ऑप्शन में हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, थर्ड ऑप्शन में भी हमको न्यूट्रल सॉल्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ पे हमको बेसिक सॉल्ट मिलने वाला है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, नहीं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एसिड एंड मेटल की रिएक्ट करने पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो दो एलिमेंट्स A एंड B रिएक्ट करके कंपाउंड सी फॉर्म करते हैं। A इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट मींस A के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वो लूज कर रहा है, और वहीं जो B है हमारा वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करेगा। सो आप लोगों को पता होगा बॉन्डिंग दो तरीके से होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग एंड सेकंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड में हमारा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सो इट मींस ये स्टेटमेंट सही है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं पानी में, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी है, इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज आयंस। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें हमारे जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, बट हमारा आंसर यही है। एंड D, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स ऑब्टेन्ड होता है जो मेटल क्लोराइड से बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमें इस क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन से मेटल्स ऑब्टेन्ड होते हैं अपने मेटल क्लोराइड से बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सो ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से सेपरेट नहीं करे जा सकते। सोडियम करा जा सकता है बट आयरन नहीं करता है, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर भी नहीं करते। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ पे करेक्टली शो करी हुई है। सो हमको पता है जो मैग्नीशियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2 होता है, तो इसकी वैलेंस शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर अपना मैग्नीशियम आयन बनाता है, एंड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्साइड आयन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां पर मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है एंड ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये मैग्नीशियम आयन फॉर्म कर रहा है Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है O2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीजन है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रीजन में बोल रहा है डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का कंपोज्ड में, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया ये भी करेक्ट है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है, कोई भी चीज हो सकता है लाइक वेजिटेबल्स, तो जब भी इसके हम कंपोस्ट बनाते हैं, खाद दूध बनाते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज करता है। सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट जो हमारे यहाँ पर रीजन है वो हमारे एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Now अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है वो परफॉर्म कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट। इस फिगर में हमको एक्सपेरिमेंट शो करा गया है। हमें 2 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं यहाँ पर से देख करके जो भी केमिकल चेंज इसमें टेक प्लेस कर रहा होगा। सो यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसको ऊपर कॉर्क लगा के बंद करा हुआ है, एंड उसके थ्रू एक पाइप डाला हुआ है ताकि जहां पे जो भी यहाँ इसमें गैस प्रोड्यूस हो इससे बाहर आए। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो ये कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 है। उस डाइल्यूट H2SO4 गैस में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए। सो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मेटल को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को उसके एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जो रिएक्शन होती है ये नेचर में एक्सोथर्मिक होती है। सबको यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कौन सी गैस इवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, एंड इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमारा फ्लास्क होगा वो गर्म हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर चेंज इन या फिर राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, जो कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को विद 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से लिए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें हमने एल्यूमिनियम डाला, एज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द मैंगनीज। जैसे मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम मेटल डाला, तो एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द मैंगनीज, इसने क्या करा, मैंगनीज को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी गई है मैंगनीज मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसमें जैसे हमने एल्यूमिनियम डाला तो इससे क्या हुआ, हमारा जो आयरन था वो एक्सट्रैक्ट हो गया और इसने Al2O3 प्रोड्यूस कर दिया। सो इन 2 स्टेटमेंट से हमने जस्टिफाई कर दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हमारी कैसे हेल्प करती है रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आने वाले एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय कार्बन। यहाँ पे बोल रहा है जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं इनको हम ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते रिडक्शन करके इनके ऑक्साइड्स का बाय कार्बन। इसका बहुत इजी रीजन है, बिकॉज मेटल्स जो होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कार्बन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिविटी की हेल्प से एक्सप्लेन करिए कंडीशंस को जिसमें कि जो आयरन आर्टिकल होता है उसमें रस्ट लग जाता है। इस क्वेश्चन में और मैं आपको 2 और क्वेश्चंस दे गया ऑप्शन के लिए। अब बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको आंसर राइटिंग भी करनी होगी, एंड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आप लोग क्या आता है तो आप लोग को वहां पर फिगर भी प्रॉपर्ली बनाना होगा उसका। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिया गया है जिसमें हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हमने कॉर्क से ढका हुआ है। हेलिक में हमने वाटर लिया हुआ है, उसमें हमने आयरन नेल्स डाली हुई है। वहीं दूसरा वाला जो है हमारे पास, हमने डिस्टिल वाटर लिया, उसको बॉइल करा और टेस्ट ट्यूब के अंदर भर दिया। उसके ऊपर हमने फिर ऑयल डाल दिया। ऑयल क्या करेगा, एयर एंड वाटर के बीच में लेयर बना देगा जिसके कारण हमारा एयर एंड वाटर का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा। वहीं टेस्ट ट्यूब सी में हमने क्या करा हुआ है, इसके अंदर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक ड्राइंग एजेंट होता है। इट मींस जो हमारी जो एयर होती है ना उसमें जो भी मॉइस्चर होता है ना, ये ड्राइंग एजेंट क्या करता है, उस पूरे को ना अब्सॉर्ब कर देता है। टेस्ट ट्यूब सी में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है एंड आयरन नेल्स रखी हुई है, और यहाँ हमने लाइक ड्राई एयर यानी एकदम सूखी एयर, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा। सो यहाँ पे एक्टिविटी में बोला गया है 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसके अंदर क्लीन आयरन नेल्स डाल दीजिए, इनको लेबल कर दीजिए ABC। हाँ, ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं जब आप इसका आंसर करेंगे। फिर कुछ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को छोड़ देंगे। जब हम इसको कुछ टाइम बाद जब चेक करेंगे तो जो आयरन नेल्स होंगी टेस्ट ट्यूब A में उनमें रस्ट जमा हो चुका होगा, बट आयरन नेल्स जो हमारे टेस्ट ट्यूब B में होंगी उनमें रस्टिंग नहीं हुई होगी, एंड जो हमारे टेस्ट ट्यूब C है उसमें जो आयरन नेल्स है उसकी भी रस्टिंग नहीं हुई। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है आयरन की रस्टिंग के लिए 2 ही कंडीशंस होती है, एक वाटर एंड एयर। अगर हम इन दोनों में से किसी एक की भी सप्लाई कट कर दे तो रस्टिंग के प्रोसेस को हम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेटल्स का नाम बताइए जो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर पर। अपने 3 ऑब्जर्वेशंस भी दीजिए जब इन मेटल्स को ड्रॉप किया जाएगा बीकर कंटेनिंग वाटर। वेरी इजी क्वेश्चन, सब बच्चों को इसका जवाब पता होता है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। क्योंकि 2 बोले हुए तो आप इनमें से सिर्फ 2 के ही जवाब दीजिएगा, इन तीनों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बहुत ही वायलेंट होगी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, साथ में इसमें गैस भी इवॉल्व होगी। हमें एक टेस्ट लिखना है आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि मेटल और वाटर के
रिएक्ट करने के दौरान होगी। सो वी नो दैट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनमें से जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? दैट इज पॉप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। ड्रॉ 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन। तो ब्यूटीन जो कि C4H8 होता है उसके 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर है ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स और इन मतलब हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर जो हमारे कार्बन चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड आएगा। तो हमारा इसका पहला आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे चारों कार्बन को हमने अरेंज कर रखा है और यहीं पर हमने फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दिया है। तो ब्यूटीन का पहला आइसोमर हो जाएगा ब्यूट1ईन। ब्यूटीन के दूसरे आइसोमर में हमने डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में प्लेस करा हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्यूट2ईन। ब्यूटीन का थर्ड आइसोमर में जो हमारा एक मिथाइल ग्रुप है वो हमने सेकंड कार्बन पे लगा दिया है, तो इसका थर्ड आइसोमर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन, या फिर इसे हम ब्यूट1ईन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्यूटीन के 3 आइसोमर्स दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी 2 कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। आपको इनके नेम देने। तो नेमिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, हमें मिल चुका अपना फंक्शनल ग्रुप। नाउ हमको देखना हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है ये। क्लोरीन जो होता है ये ऑलवेज प्रीफिक्स में आता है, ये हो जाएगा क्लोरो। जो हमारी पेरेंट चेन है उसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोप। नाउ जो तीनों कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये रहा C11O। उसके दोनों साइड एल्काइल चेन है, इट मींस ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? कीटोन। कीटोन सफिक्स आता है और इसका सफिक्स होता है ONE1, ये ऑन। हमारी पेरेंट चेन जो है उसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है ब्यूट। अब यहाँ पे हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। ई हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बिकॉज जब हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है देन हम ई को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर नंबरिंग करूँ मैं तो नंबरिंग इधर से होगी बिकॉज यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। कीटोन ग्रुप है उसकी पोजीशन सेकंड है, तो ये हो जाएगा ब्यूट2,1, तो इसकी नेमिंग ब्यूट2,1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोगों को यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी गई है, आपको इनके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है और एक एसेंशियल कंडीशन भी आप लोगों को इनके लिए लिखनी है। तो पहली है जिसमें हमारे इथेनॉल जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इथेनॉल होता है हमारा CH3CH2OH। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक जहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे एल्कलाइन KMnO4 और उसको हीट कर देंगे। दूसरा हम चाहे तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हैं, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको हीट करना है एंड हमको मिल जाएगा इथेनोइक एसिड। सो जब भी हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमको इथेनोइक एसिड मिलता है। आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो हमें जिसके हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो है प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। तो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने प्रोपीन ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने हाइड्रोजन का एडिशन करवा दी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसके लिए आपको एक कैटलिस्ट लेना होता है। तो यहाँ पे हमने निकल और पैलेडियम ले रखे हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। यहाँ तक कि प्लैटिनम भी आप लोग ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप कैटलिस्ट एग्जाम में लिख सकते हो। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों पोजीशंस पर ही एक हाइड्रोजन ऐड करवा देता है और जो हमारा फिर डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है प्रोपेन। थर्ड रिएक्शन हमें लिखनी है जहाँ पे इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो यहाँ पर है इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COH हो गया इथेनोइक एसिड, वहीं C2H5OH हो जाएगा इथेनॉल। इन दोनों को जो हम रिएक्ट करवाएंगे डायल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में और इसे हीट करने पर हमको मिल जाता है CH3CO C2H5 प्लस वाटर। इसमें हमको मिलता है ईस्टर दैट इज इथाइल इथेनोइट। जैसे आप एक कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे एंड इनके नीचे आप नेम मेंशन करोगे आपको आपके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन था कि ये कार्बन कंपाउंड है X जो कि बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम के साथ, जो कंपाउंड X है वो 2 कंपाउंड फॉर्म करता है Y और Z। जेड का यूज करा जाता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहीं से आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो हमारी जेड गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। आइडेंटिफाई करना है हमें XYZ को और ऑल्सो राइट करना है इक्वेशन इस रिएक्शन की जो कि X की और सोडियम की हो रही होगी। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन काफी क्लियर हो चुकी है। सो हमारा जो X है जो सॉल्वेंट है वो हो जाएगा इथेनॉल, इसका कॉमन नेम हो जाता है इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला होता है C2H5OH। जो हमारा इथेनॉल होता है X कंपाउंड X, जब इसे हम सोडियम मेटल डालते हैं ना तो क्या करता है हाइड्रोजन गैस को वहां से क्या करता है इवॉल्व करवा देता है और फॉर्म कर देता है सोडियम इथॉक्साइड। वाई प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा सोडियम इथॉक्साइड, जेड हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बताना है कि क्या होगा इथेनॉल के साथ जब हम उसे बर्न करेंगे ऑक्सीजन एयर में। तो ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, उसका जब भी बर्न कराया जाता है वो हमेशा CO2 और H2O तो देता ही देता है, प्लस यहाँ पे हमको हीट एंड लाइट मिल जाएगा। देन आप लोगों को इक्वेशन भी बैलेंस करनी है। सेकंड है हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा जब इथेनॉल को रिएक्ट कराया जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर में। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग यानी कि गर्मियों में क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेगा इससे पानी बाहर निकाल देता है। ये हमारे C2H5OH है। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं 443 केल्विन पर, क्या करता है इससे H2O बाहर निकाल देता है। एंड देन क्या होता है यहाँ पर कार्बन कार्बन क्या होता है डबल बॉन्ड आ जाता है।
बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ से टूट चुके हैं और हमको क्या मिल गया यहाँ पे इथीन। नेक्स्ट है जब इथेनॉल की रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो ये रिएक्शन हमने जस्ट अभी देखी थी, जब भी हम इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमको मिलता है इथेनोइक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑक्सीडेशन करवा देता है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, इसको पॉज करके आप फटाफट पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और शो करना है जो प्रोडक्ट हमको मिलता है ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर। तो पहले बात ये आती है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। सो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl प्लस H2O। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, दैट इज NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा, और इसमें हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमको कैथोड पे मिलती है और क्लोरीन गैस हमको उस पे एनोड पर मिलती है। दो यूजेस बताने किसी एक प्रोडक्ट का जो कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पे मिलता है हमको ब्राइन सॉल्यूशन का। NaOH का हम यूज कहाँ करते हैं, मेटल को डिग्रीज करने में, लाइक जो मेटल में जो ग्रीस चढ़ी होती है, हमें उसको उतारना है तो उसके लिए हम NaOH का यूज करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हम NaOH का यूज करते हैं। पेपर बनाने के लिए NaOH का यूज करा जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज करा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीच में इसको यूज करा जाता है। इनमें से आप कोई भी दो यूज लिख सकते हो NaOH का। हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल भी कहा जाता है, इसका फ्यूल की तरह यूज करा जाता है। अमोनिया प्रिपेयर करने में इसका यूज करा जाता है। अमोनिया को प्रिपेयर करने में इसका यूज करा जाता है। HCl का प्रिपरेशन में इसका यूज करा जाता है। क्लोरीन गैस का किस में यूज होता है, क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट, ब्लीचिंग में इसका यूज करा जाता है। PVC पाइप जो होते हैं उसमें यूज करा जाता है। वाटर ट्रीटमेंट का यूज करा जाता है। स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन का यूज करा जाता है। CFC गैसेस जो होती हैं, ब्लीच यहाँ पर बोला मैंने आप लोग को। HCl का प्रिपरेशन पेस्टिसाइड में इसका यूज करा जाता है। आपको इन तीनों में से किसी एक का ही यूज लिखना था। ओके, यहाँ पर आपको तीनों यूजेस मैंने दे दिए। नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है ना, सॉल्ट है बट एक बेसिक है नेचर में। इसको यूज करा जाता है फास्टर कुकिंग के लिए। इसको हीट करा जाता है स्ट्रांगली तो कंपाउंड बी प्रोड्यूस करता है। इसका यूज करा जाता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी कंपाउंड को और आपको इक्वेशन भी लिखनी है इसकी जब ए को हीट करा जाता है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। कंपाउंड हो गया हमारा NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। 2 एग्जांपल दीजिए उन सॉल्ट्स का जिसमें कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होंगे। तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट में, उसको ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लू विट्रॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है ब्लू विट्रॉल की। इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ऐसे क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया .2H, दिस इज जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट हो गया हमारा Na2CO3.10H2O दैट इज वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट हो गया FeSO4.7H2O दिस इज ग्रीन विट्रॉल और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। नेक्स्ट हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट .12H2O दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP, इसको हम POP बोलते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेट जो हम अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले वो है 31। 3 जो सेट होते हैं हमारे उनमें कुछ क्वेश्चंस सेम होते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसको अब हम डिस्कस नहीं करने वाले, वो मैंने छोड़ दिए हैं, बट जो क्वेश्चंस डिफरेंट है उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स में 7 मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो सॉल्ट एक्स बताना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा FeSO4.7H2O दिस इज ग्रीन विट्रॉल। कॉपर सल्फेट से .5H2O होता है। ब्लू विट्रॉल Na2CO3.10H2O दिस इज वॉशिंग सोडा। अगर हाफ H2O होगा तो POP होगा, अगर 2H2O होगा तो वो जिप्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें निकले जब लेड नाइट्रेट को थर्मली डिकम्पोज करा जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग को, लेड आयन जो होता है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नाइट्रेट आयन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। बच्चे इस फॉर्मूले को लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करा जाता है तो इसमें मिलता है लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म करता है, लेड ऑक्साइड जो होता है येलो कलर का होता है, येलो कलर की PPT फॉर्म करेगा, और ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है नेचुरल गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन। जो नेचुरल गैस होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस करके भी आ सकता है, दैट इज CNG। इसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन गैस। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न करा जाता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट मिलती है। तो यहाँ पर जब हम नेचुरल गैस को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 35th क्वेश्चन है सेकंड सेट का। एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि 2 कार्बन प्रेजेंट है होमोलोगस सीरीज का अल्कोहल का। तो यहीं से बात क्लियर हो गई। अगर उसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है अल्कोहल का, इट मींस क्या होने वाला है, इथेनॉल होने वाला है। पहले 2 कार्बन बनाए, उसमें से आप किसी भी कार्बन को OH ग्रुप दे दो, उसके बाकी आप लोग क्या करो, उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना दे, तीसरा ये हो गया, चौथा बॉन्ड से कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के भी आप 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लो। तो ये फॉर्मूला हो चुका है हमारा C2H5OH दिस इज इथेनॉल। इस कंपाउंड ए का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमको ऑर्गेनिक एसिड भी दे देता है। इथेनॉल ऑक्सीडेशन में क्या देता है, इथेनोइक एसिड देता है। जब हम ए को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एट 443 केल्विन तो हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C फॉर्म करके दे देगा। तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्वेश्चंस दे रहे इसमें कि ABC कंपाउंड क्या होगा, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C, तो करते हैं चलो। सो हमारा A कंपाउंड क्या हो जाएगा, इथेनॉल। फॉर्मूला हो जाएगा इसका C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। कंपाउंड बी का हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड ना। विनेगर में प्रेजेंट होता है CH3COH। और जब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाता है, इथीन C2H4 को हम लिख सकते हैं ऐसे CH2 CH2 से। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 यूनिट, हाइड्रोजन के 1 यूनिट का मास होता है 1 यूनिट। सो यहाँ पे कार्बन की 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 12 × 2
प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 यूनिट्स परसेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 2 24 प्लस 4, तो ये आ गया 28 यूनिट। तो C2H4 का कितना मास आ गया 28 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा जब हम पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर देंगे कंपाउंड बी में, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर आप लोग को ध्यान हो CH3COH क्या होता है, एक एसिड है। Na2CO3 क्या है, Na2CO3 एक बेस है। ये मेटल कार्बोनेट जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। एसिड बेस एंड सॉल्ट में देखा था, जब भी हम मेटल कार्बोनेट के सॉल्यूशन में कोई एसिड डालते हैं उसमें क्या होता है, CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, H2O प्लस CO2 मिलेगा एंड बाकी हमारा सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज CH3CONA विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जो हमको यहाँ पे ऑब्जर्व होने वाली है। सेकंड थिंग इज हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कंपाउंड बी का, दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता है CH3COH। इसका हमको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम्स बनाएंगे। देन कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। नाउ नेक्स्ट कार्बन के बनाते हैं 1 2 एंड 3 4, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। पहले कार्बन को मैं 3 हाइड्रोजन दे देता हूँ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एंड तीसरा हाइड्रोजन। नाउ ये जो कार्बन है इस पे एक तो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया और इसने भी बनाया ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इधर जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। पहले हाइड्रोजन का यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। नाउ इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करवा देते हैं। नाउ इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है एंड इधर वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस PYQ में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर से आपको इस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन दिखाई देंगे ही देंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कार्बन कंपाउंड की, आपको नेम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है 3 सक्सेसिव मेंबर्स का होमोलोगस सीरीज का, जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। पहले डिफाइन करते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें कि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। तो यही क्या है होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन है। इसको हम और आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं कि जिसमें जो हमारा हेटेरो एटम होता है, हेटेरो एटम यानी कि सपोज ये हमारा कोई Cl हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो करता है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है कार्बन चेन से। एक डेफिनेशन तो ये हो गई होमोलोगस सीरीज की। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, ये वो सीक्वेंस होता है कार्बन कंपाउंड का जिसमें कि उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। अब हमें 3 मेंबर्स लिखने हैं इसके। फर्स्ट मेंबर के लिए सिर्फ यहाँ पे H लगा देंगे। फर्स्ट मेंबर हो जाएगा इसका मेथेनोइक एसिड, सेकंड मेंबर हो जाएगा हमारा इसका CH3COH, दिस इज इथेनोइक एसिड। थर्ड मेंबर हो जाएगा हमारा इसका CH3CH2COH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द 2 कार्बन कंपाउंड। आपको 2 कार्बन कंपाउंड का नेम लिखना है जिसमें कि जो कार्बन एटम होते हैं ये अरेंज होते हैं रिंग की फॉर्म में, और ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर उनमें से किसी एक का। 2 कार्बन कंपाउंड जिसमें कि कार्बन एटम्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं रिंग की फॉर्म में। तो इसमें आपको 2 कार्बन कंपाउंड के नेम देने हैं जिसमें कि हमारे कार्बन एटम एक रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो ये हो गए हमारे बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। इसमें लिख सकते हैं हम साइक्लोपेंटेन भी होता है। जितने भी आपके साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स होंगे आप उन सबके नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। वैसे आप चाहे तो सबसे इजी क्या बना सकते हैं इसमें एग्जाम में, साइक्लोप्रोपेन। इसके लिए C इन तीनों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, इनकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर दोगे हाइड्रोजन से। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये बहुत इजी बन जाएगा। ऐसे आप साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन बना सकते हो, बट मैंने जानबूझ के यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन रखे एग्जाम्पल, ताकि मैं आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स भी बना के दिखा सकूं, बिकॉज एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी गया। पहले साइक्लोहेक्सेन का मैं बना रहा हूँ। साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन्स होते हैं, सारे कार्बन्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं एंड क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन ने 2 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं तो बाकी के 2 बॉन्ड्स आप इनके हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये मेरा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। नाउ नेक्स्ट इज बेंजीन, नॉट बेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस इज C6H6। इसमें भी हमारे 6 कार्बन्स होते हैं एंड इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेटिव पोजीशन पे होते हैं। अल्टरनेटिव पोजीशन मतलब लाइक अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो नेक्स्ट एक को छोड़ करके एक यहाँ पे सिंगल होगा, फिर एक को छोड़ करके यहाँ पे सिंगल होगा। ऐसे अगर सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक को छोड़ करके यहाँ पर डबल होगा एंड यहाँ पर डबल होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कार्बन के पहले ही हर कार्बन पे यहाँ पे पहले उनके 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से इनके बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हर कार्बन पे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये हो गया हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिए, 31 11 31 12। दोनों सेट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट थर्ड सेट पे चल रहे हो जो कि है 31 13। सेम यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस रिपीट हुए उनको स्किप किया है एंड बाकी क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जो यहाँ पे रिपीट नहीं हुए। तो जो हमारा टूथ एनेमल होता है ये बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टूथ एनेमल होता है ये किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज कीप इट इन माइंड। तो जो हमारे माउथ में केमिकल बनता है वो हमारे दांतों को कोरोड करना कितने pH पर स्टार्ट करता है, pH 7 पर, 5 पर, 10 पर या 14 पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा pH 5 एसिडिक होने पर। तो जैसे ही हमारे माउथ का pH एसिडिक होता है हमारे दांत कोरोड करने स्टार्ट कर जाते हैं। वैसे जनरली 5.3 या 5.4 से हमारा pH लोअर जाता है तो हमारे दांत कोरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में एंड देन उनको बैलेंस भी करना है। तो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 रिएक्ट करके जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो फॉर्म करेगा कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर।
तो यहाँ पे HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमको प्रोडक्ट देता है कैल्शियम नाइट्रेट का दैट इज CaNO3 का होल ट्वाइस एंड वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl रिएक्ट करेगा जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ दैट इज AgNO3 फॉर्म करेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो ये फॉर्म करेगा AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। 36 क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए क्लोरीन मॉलिक्यूल का जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। सो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे दूसरा क्लोरीन एटम उसकी आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका क्लोरीन का। नेक्स्ट है क्या होगा जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे मीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको इसके लिए इस रिएक्शन का नाम भी देना है। तो जब हम मीथेन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमको मिलता है CH3Cl दैट इज क्लोरोमीथेन एंड HCl। इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए जिसका यूज करा जाता है कन्वर्जन में अल्कोहल का एसिड में। एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2COO7। इन तीनों में से आप एग्जाम में कोई भी दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है 4 डिफरेंसेस बताने हैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बीच में। कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है काफी हाई होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट ओनली इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं चाहे ये सॉलिड फॉर्म में भी हो। वहीं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं ऑयल में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में या फिर किसी भी पोलर सॉल्वेंट में। लास्ट क्वेश्चन इज रीजन देना है कि जो कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों होता है। जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। कार्बन को स्टेबल होना है तो उसे स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा एंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो उसे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे या फिर उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो C4 नेगेटिव एनायन बनाएगा बट ये उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना। वहीं अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और C4 पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करता है तो वहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसलिए इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हमें रीजन देना है इन 2 पॉइंट्स के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स आयंस फॉर्म नहीं करते इसलिए पूरा कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कार्बन शो कैटेनेशन। कार्बन कैटेनेशन क्यों शो कर पाता है? कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है यानी अपने साथ ही बॉन्ड फॉर्म करना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होता है इसलिए कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। For more PRQ solutions, subscribe my channel. If you like the content in the video, give like and share it with your friends. And you can also ask your queries in the comment section. Signing off.